हेलो एवरीवन। दोस्तों, आखिरी क्लास में हमने घर्षण बल तक छोड़ दिया था। बल जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसमें हमने बल के घर्षण बल तक कर लिया था। इसके आगे हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों उत्प्लावन या उत्प्रेक्ष या उत्प्लावकता की। ये तीनों की तीनों टर्म्स दोस्तों समझिएगा आप क्या होती है। देखिए, किसी भी द्रव का वह गुण जिसके कारण उसमें डूबी हुई वस्तु ऊपर की ओर आ जाती है दोस्तों, ये जो बल लगता है इस पर, उसे ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं या उत्प्रेक्ष बल कहते हैं। दोस्तों, कभी पानी में कोई सतह में कोई चीज डुबोगे आप तो वो ऊपर की ओर उठेगी, और ये जो बल लगता है उसे ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी कि ऊपर की ओर लगने वाला बल दोस्तों वो ही उत्प्लावन या उत्प्रेक्ष बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाएगी तो उस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। सबसे पहला बल दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल कैसे? क्योंकि जो वस्तु हम डुबा रहे हैं दोस्तों उसका कुछ ना कुछ तो भार होगा ही होगा, और भार होगा तो दोस्तों वो नीचे की ओर आकर्षित होगी, यानी नीचे की ओर वो वस्तु जाएगी। तो एक तो हो गया गुरुत्वाकर्षण, और दूसरा हो गया दोस्तों उत्प्लावन बल। ये किधर लगेगा? ये ऊपर की ओर लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा दोस्तों नीचे की ओर, और उत्प्लावन बल लगेगा ऊपर की ओर। देखिए, एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं। इसमें ये पानी भरा हुआ है। जैसे अब एक वस्तु होगी हमारे पास में ये, ठीक है दोस्तों। अब ये वस्तु है, इसमें क्या हो रहा है? जैसे एक बल तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा दोस्तों वो नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, और उत्प्लावन बल जो जल की सतह से लगेगा इस वस्तु पे ऊपर की ओर लगेगा। तो इस प्रकार से अब वस्तु की स्थिति में इन दोनों बलों से परिवर्तन आ सकता है। अब क्या क्या होगा दोस्तों? अगर दोस्तों वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग जाए दोस्तों, तो वस्तु क्या होगी? उसमें डूब जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा था? नीचे की ओर। अगर दोस्तों उत्प्लावन बल ज्यादा है और गुरुत्वाकर्षण बल कम है, तो इसका मतलब क्या होगा? आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी, यानी पूरी उसमें नहीं डूबेगी। ठीक है दोस्तों। और अगर दोनों की दोनों बराबर है तो पूर्णतः डूबकर फिर तैरेगी दोस्तों। तो तीनों बात आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सतह पर ही तैरने लग जाती है। कभी कोई, यानी देखा करो कि जैसे जल की सतह पर आपने कुछ डाला होगा तो वो हल्की उसमें डूब जाएगी और हल्की बाहर रहेगी और उस पर तैरती रहेगी। कोई होती है जो बिल्कुल डूबने के बाद में फिर ऊपर उठेगी, ठीक है, और कई होगी दोस्तों वो बिल्कुल नीचे ही पड़ी रह जाएगी। तो तीनों कंडीशन कब कब होगी ये हमने आपको बता दी। एक दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत आता है, उसे भी आप समझिएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, जब द्रव में डूबी हुई वस्तु जितने द्रव को विस्थापित करती है उसका भार उस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल के समान होता है। यानी जो उत्प्लावन बल है दोस्तों, इसका मान हम आर्किमिडीज सिद्धांत से ज्ञात करेंगे। तो वो कैसे? कि जब कोई द्रव में डूबी हुई वस्तु दोस्तों, यानी कि द्रव में कोई वस्तु डूब गई मान लो, तो देखिए अब वो क्या करेगी? जितना उसका भार होगा दोस्तों उतना जल को उसमें से हटा देगी, यानी कि द्रव को उसने क्या किया? विस्थापित कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब उससे क्या होगा? भार, यानी उसका जो भार है उस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल के समान होगा। ये बात बताता है दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब देखिए, कुछ आपको एक उदाहरण बताते हैं जो आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले दोस्तों हाइड्रोमीटर। ये क्या करता है? द्रव के घनत्व का मापन करता है दोस्तों। द्रव का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है दोस्तों लैक्टोमीटर। ये क्या करता है? दूध की शुद्धता का मापन करता है। तीसरा है दोस्तों, अच्छा ये दोनों है एग्जाम्पल हमारे पास, हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर। ये दोनों के दोनों दोस्तों आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व पर कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे और बल आते हैं, जो इसमें आता है अभिकेंद्रीय बल, जिसे कहेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या होता है दोस्तों? अभिकेंद्रीय। अभी यानी देखिए दोस्तों, अभिकेंद्रीय, अभी यानी की ओर, केंद्र यानी दोस्तों केंद्र की ओर। अब आप इसे समझिएगा, जैसे देखिए एक ये कोई वस्तु, कोई वृत्ताकार पथ बनाया और इसका एक केंद्र हमने बना दिया, और इस केंद्र को बनाने के लिए दोस्तों हमने इसका कलर चेंज कर दिया। इस प्रकार से अब आप समझ जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको समझिएगा। देखिए, जब एक वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है, कोई वस्तु है दोस्तों इस वृत्ताकार पथ में गति कर रही है, तो उसके केंद्र की तरफ लगने वाला जो बल होगा वो अभिकेंद्रीय बल होगा। यानी कि वस्तु इस प्रकार से गति कर रही है दोस्तों वृत्ताकार पथ में, तो इसमें केंद्र की ओर एक बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे ही हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। जैसे दोस्तों कभी कोई सर्किल होती है, वहां से आप गाड़ी को घुमाओगे तो गाड़ी घुमाते टाइम उस केंद्र की ओर गाड़ी का झुकाव होगा। वो किसके कारण होता है दोस्तों? वो अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है।
इस बल का मान होगा दोस्तों वो इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे, F बराबर mv² अपॉन r। दोस्तों इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, mv² अपॉन r। जो बल का मान होगा दोस्तों mv² अपॉन r से ज्ञात करेंगे। एक एग्जाम्पल आपको अभी बता दिया दोस्तों, घुमावदार रोड बाहर की तरफ से ऊंचे इसी बल के सिद्धांत पर रखे जाते हैं। देखिए अगर दोस्तों जब आप बिल्कुल इसे घुमावदार रोड पे घूमोगे तो वो बाहर की सतह पर तो दोस्तों ज्यादा ऊंचे होंगे और अंदर की सतह पर थोड़े कम रहेंगे। उसका कारण दोस्तों अभिकेंद्रीय बल ही है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है, जो एक अभिकेंद्रीय बल है, क्योंकि वो पृथ्वी क्या होती है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो वो सूर्य की तरफ एक बल लगता है, जिसके कारण वो पृथ्वी सूर्य की तरफ झुकी हुई रहती है, सूर्य की तरफ मुड़ी हुई, यानी सूर्य की तरफ ही आकर्षित रहती है, दूर नहीं जाती। तो अभिकेंद्रीय का मतलब समझ गए दोस्तों आप, केंद्र की ओर, सेंटर की ओर लगने वाला जो बल है। जो दूसरा बल है दोस्तों वो आता है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल, जब वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में गति करती है दोस्तों तो उस पर बाहर की ओर बल लगेगा। अभिकेंद्रीय यानी कि केंद्र की ओर लग रहा था, और अपकेंद्रीय मतलब दोस्तों केंद्र से बाहर, यानी कि बाहर की ओर उस पर जो बल लगेगा उसे हम कहेंगे अपकेंद्रीय बल। और ये क्या है दोस्तों, एक आभासी बल होता है, सूडो फोर्स कहते हैं। देखिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन दोस्तों अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है, इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन आता है, दूध से क्रीम अलग करने वाली जो मशीन होती है, दूध मथने वाली मशीन होती है दोस्तों, वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वो भी अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करती है। तो दोस्तों आप इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे। ऐसे दोस्तों आगे जो बल आता है वो आता है एक सहसंजक बल, ठीक है, कोहेसिव फोर्स, सहसंजक बल। अब देखिए दोस्तों दूसरा है आसंजक बल। नाम में पता चलेगा आपको, एडेसिव कोहेसिव, यानी सहसंजक यानी कि एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला बल, और आसंजक मतलब दोस्तों अलग अलग होगा, यानी विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। ठीक है दोस्तों, तो अगर एक ही पदार्थ के अणुओं पे लगेगा तो सहसंजक होगा, अलग अलग पदार्थ के मध्य लगेगा तो आसंजक बल होगा। दोस्तों इसी प्रकार आता है एक गुरुत्वीय बल, ग्रेविटी, गुरुत्वीय। क्या होगा, जब वह बल जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, यानी कि दोस्तों पृथ्वी अपने केंद्र की ओर हर वस्तु को आकर्षित करती है, ये जो बल होता है वो किसके कारण होता है, गुरुत्वीय बल के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो बल से उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय जनित त्वरण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा हम उसको कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण, कह दो आप डायरेक्टली गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है, गुरुत्व के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होगा दोस्तों, वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, यानी कि पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना कम होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है। अब देखिए ये जो गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों गुरुत्व है जी, इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे इसे आप समझिएगा। देखिए जो जी का मान होगा दोस्तों किस किस बात पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात, इसका मान अधिकतम कहाँ होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ होता है दोस्तों, ध्रुवों पर। बिल्कुल ये पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों, एग्जाम में आपको एज इट इज मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है दोस्तों इसका न्यूनतम मान कहाँ होगा, वो होगा विषुवत रेखा पर, अधिकतम ध्रुवों पर और न्यूनतम होगा दोस्तों विषुवत रेखा पर। तीसरा दोस्तों देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या नीचे आए, हम सतह से ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं दोस्तों, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, जी के मान में हमेशा कमी आएगी, जी के मान में हमेशा कमी आएगी। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, जी का मान पृथ्वी की घूर्णन गति के बढ़ने पर घटता है। अगर दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा। इसी प्रकार से दोस्तों घूर्णन गति अगर घट जाएगी तो जी का मान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अलग अलग मानों पर किस प्रकार जी का मान निर्भर करता है यह आपको हमने बता दिया। अब हम यह बात करते हैं दोस्तों केपलर के ग्रहों की गति के नियम। ग्रहों से संबंधित गति के नियम दोस्तों केपलर ने दिए थे। ये भी एक सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रहों की गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों केपलर ने दिए थे।
तो दोस्तों सबसे पहला जो नियम है वो है कक्षाओं का नियम। अब कक्षाओं का नियम क्या है दोस्तों कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। दोस्तों वृत्ताकार पथ कौन सा रहेगा? दीर्घ वृत्ताकार पथ रहेगा, जिसके किसी एक फोकस पर सदैव सूर्य विद्यमान रहता है। यानी कि कोई एक ऐसा फोकस पॉइंट होगा दोस्तों जहां हमेशा सूर्य विद्यमान रहेगा, सूर्य उपस्थित रहेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पॉइंट नंबर 2, क्षेत्रीय वेग का नियम या क्षेत्र का नियम। जब सूर्य को ग्रह की स्थिति में एक रेखा द्वारा जोड़ दिया जाए मान लो, तो उस रेखा समय का जो समय अंतराल होगा दोस्तों वो समान दूरी तय करेगा। यानी कि दोस्तों एक बार वापस समझिएगा इसको कि जब सूर्य को ग्रह की स्थिति से एक रेखा के द्वारा हमने मान लो जोड़ दिया, ठीक है, सूर्य को ग्रह से हमने एक सीधी सरल रेखा के द्वारा जोड़ दिया, तो जो रेखा होगी दोस्तों वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी। यानी कि निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है दोस्तों, यानी एक आवर में जितनी दूरी तय करेगी तो अगले एक आवर में भी दोस्तों उतनी ही दूरी तय करेगी। तो समय अंतराल में जितनी दूरी तय करेगी दोस्तों हर बार उतनी दूरी तय करेगी। ये क्षेत्रीय वेग का नियम कहता है। और दोस्तों तीसरा जो आता है वो आता है परिक्रमण काल। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? किसी ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना समय लग रहा है? टी समय लगता है, मान लो जो भी समय होगा टी, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा? टी स्क्वायर दोस्तों ए क्यूब के समानुपाती होगा। अब आप बोलोगे दोस्तों यहाँ ए क्या है? तो ए है उस दीर्घ वृत्त का अर्ध दीर्घ अक्ष, यानी कि जो दीर्घ वृत्त है दोस्तों उसकी दीर्घ अक्ष है उसकी आधी, यानी ए उसकी लंबाई है जिससे ग्रह गति कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपस में समानुपाती होंगे। अब इसमें दोस्तों दो छोटी छोटी बातें, इन्हें आप याद रख लीजिएगा डायरेक्ट। वह ग्रह जिस पर जी का मान अधिकतम है, कौन सा ऐसा ग्रह है दोस्तों जिस पर जी का मान सबसे ज्यादा है? और वह है दोस्तों जुपिटर। जुपिटर पर जी का सबसे ज्यादा मान होता है 23.1 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 23.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोस्तों दूसरी बात करें कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर जी का मान मिनिमम होता है? तो दोस्तों वो है प्लूटो। यहाँ होगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये केपलर के गति के 3 नियम थे दोस्तों, और इन तीनों को आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो बल हमारा एक टॉपिक था दोस्तों पिछली क्लास में और इस क्लास में हमने सम्मिलित रूप से इसको समाप्त कर दिया। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।